ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि इंडियन पेंटिंग्स को दो में क्लासिफाई करके देखा जाता है। इंडियन पेंटिंग्स को कौन कौन से दो में क्लासिफाई करके देखा जाता है? एक होती है मुराल पेंटिंग्स और दूसरी होती है मिनिएचर पेंटिंग्स। मुराल पेंटिंग्स के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, बातचीत कर ली। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे मिनिएचर पेंटिंग्स इन इंडिया के बारे में। इंडिया में मिनिएचर पेंटिंग्स की कहानी क्या रही है? देखो, ये जो टर्म है मिनिएचर, इसको डिराइव किया गया है एक ओल्ड लैटिन वर्ड मिनियम से। ये जो टर्म है मिनिएचर, इसको डिराइव किया गया है एक ओल्ड लैटिन वर्ड मिनियम से। और मिनियम का लिटरल मीनिंग क्या होता है? मिनियम का लिटरल मीनिंग होता है रेड लेड पेंट। मिनियम का लिटरल मीनिंग क्या होता है? रेड लेड पेंट। और ये जो रेड लेड पेंट है, इसको यूज किया जाता था मैन्यूस्क्रिप्ट्स को इल्यूमिनेट करने के लिए। रेड लेड पेंट को यूज किया जाता था मैन्यूस्क्रिप्ट्स को डेकोरेट करने के लिए। बहुत सिंपल। ये जो टर्म है मिनिएचर, इसको ड्राइव किया गया है एक ओल्ड लैटिन वर्ड मिनियम से। और मिनियम का लिटिल मीनिंग क्या होता था? रेड लेड पेंट। और ये जो रेड लेड पेंट है, इसको यूज किया जाता था मैन्यूस्क्रिप्ट्स को डेकोरेट करने के लिए। इनिशियली ये जो टर्म है मिनिएचर, इस टर्म मिनिएचर को सिर्फ और सिर्फ इल्यूमिनेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट्स को ही डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे स्मॉल पेंटिंग्स के बनने की शुरुआत हुई, तो इन स्मॉल पेंटिंग्स को भी डिस्क्राइब करने के लिए इस वर्ड मिनिएचर को यूज किया जाने लगा। और फिर इवेंचुअली किसी भी छोटी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए इस टर्म मिनिएचर को यूज किया जाने लगा। इनिशियली ये जो वर्ड है मिनिएचर, इसको सिर्फ और सिर्फ इल्यूमिनेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए ही यूज किया जाता था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे छोटी छोटी पेंटिंग्स बनने लगी, इन छोटी छोटी पेंटिंग्स को भी डिस्क्राइब करने के लिए इस टर्म मिनिएचर को यूज किया जाने लगा। और फिर इवेंचुअली किसी भी छोटी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए इस टर्म मिनिएचर को यूज किया जाने लगा। मिनिएचर पेंटिंग्स बेसिकली स्मॉल पेंटिंग्स होती हैं, छोटी पेंटिंग्स होती हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड पेंटिंग्स होती हैं। मतलब इन डिटेल इन पेंटिंग्स को बनाया जाता है। मिनिएचर पेंटिंग्स छोटी होती हैं, स्मॉल होती हैं, लेकिन स्मॉल होने के साथ साथ डिटेल्ड भी होती हैं। और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक लंबा चौड़ा ट्रेडिशन देखने को मिलता है मिनिएचर पेंटिंग्स का। इनफैक्ट इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मिनिएचर पेंटिंग्स के इर्द गिर्द कई सारे स्कूल्स भी डेवलप हुए। इन सभी चीजों के बारे में आज के सेशन में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। ये बहुत बेसिक सी बातचीत है, इसमें रटने जैसा कुछ नहीं है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये जो टर्म है मिनिएचर, इसको ड्राइव किया गया है एक ओल्ड लैटिन वर्ड मिनियम से। और मिनियम का लिटरल मीनिंग क्या होता था? रेड लेड पेंट। रेड लेड पेंट को यूज किया जाता था मैन्यूस्क्रिप्ट्स को डेकोरेट करने के लिए। इनिशियली ये जो टर्म है मिनिएचर, इसको सिर्फ और सिर्फ इल्यूमिनेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे स्मॉल पेंटिंग्स बनने लगी, इन स्मॉल पेंटिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए भी इस टर्म मिनिएचर को यूज किया जाने लगा। और फिर इवेंचुअली किसी भी छोटी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए टर्म मिनिएचर को यूज किया जाने लगा। मिनिएचर पेंटिंग्स क्या होती हैं? बहुत सिंपल, स्मॉल पेंटिंग्स बट आर वेरी डिटेल्ड पेंटिंग्स। अच्छा, ये तो बेसिक बातचीत हो गई। सवाल ये आता है कि ये जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, इनकी टेक्निक्स क्या हैं? एक इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि किसी भी पेंटिंग को मिनिएचर पेंटिंग होने के लिए कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना होता है। दो कंडीशंस हैं, अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हो जाएं तो उस पेंटिंग को मिनिएचर पेंटिंग बुलाया जाएगा, अदरवाइज नहीं बुलाया जाएगा। और वो दो कंडीशंस क्या हैं? एक तो जो पेंटिंग है उसका साइज 25 स्क्वायर इंच से ज्यादा नहीं हो सकता। पेंटिंग का साइज 25 स्क्वायर इंच से ज्यादा नहीं हो सकता। और दूसरा, पेंटिंग में जो सब्जेक्ट दिखाया गया है, उस सब्जेक्ट का साइज एक्चुअल साइज से 1/6 से ज्यादा नहीं हो सकता। पेंटिंग का जो एक्चुअल साइज है, उससे 1/6 से ज्यादा नहीं हो सकता सब्जेक्ट का साइज। कोई भी पेंटिंग अगर इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करती है तो ही उसे मिनिएचर पेंटिंग बुलाया जाएगा, अदरवाइज नहीं बुलाया जाएगा। मिनिएचर पेंटिंग होने के लिए दो कंडीशंस क्या हैं? एक तो द पेंटिंग कैन नॉट बी लार्जर देन 25 स्क्वायर इंच, और दूसरा
द सब्जेक्ट कैन नॉट बी मोर देन 1/6 ऑफ द एक्चुअल साइज। अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो उस पेंटिंग को क्या बुलाया जाएगा? उस पेंटिंग को मिनिएचर पेंटिंग बुलाया जाएगा। अच्छा, इंडिया में ज्यादातर जो मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई गई वो मिनिएचर पेंटिंग्स ह्यूमन फिगर्स को डिपिक्ट करती हैं, वो मिनिएचर पेंटिंग्स ह्यूमन फिगर्स को दिखाती हैं। इंडिया में ज्यादातर जो मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई गई वो पेंटिंग्स ह्यूमन फिगर्स को दिखाती हैं। और ये जो ह्यूमन फिगर्स हैं इनकी आईज बल्जिंग दिखाई गई, इनकी आईज बड़ी और बाहर निकली हुई दिखाई गई, इनकी नोज पॉइंटेड दिखाई गई और इनकी वेस्ट स्लिम दिखाई गई। इंडिया में जो मिनिएचर पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं उनमें ज्यादातर ह्यूमन फिगर्स को दिखाया गया। और ये जो ह्यूमन फिगर्स दिखाए गए इनकी आईज बल्जिंग दिखाई गई, नोज पॉइंटेड दिखाई गई और वेस्ट स्लिम दिखाई गई। राजस्थान में जो मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई गई, जो राजस्थानी मिनिएचर्स बनाई गई उनमें स्किन कलर को दिखाने के लिए ब्राउन कलर को यूज किया गया। राजस्थानी मिनिएचर्स में स्किन कलर को दिखाने के लिए ब्राउन कलर को यूज किया गया, लेकिन मुगल मिनिएचर्स में स्किन को फेयर दिखाया गया, स्किन को थोड़ा और ज्यादा फेयर दिखाया गया। इनफैक्ट डिवाइन को दिखाने के लिए, भगवान को दिखाने के लिए इन मिनिएचर पेंटिंग्स में आमतौर पे ब्लू कलर को यूज किया गया। जैसे भगवान कृष्ण को दिखाने के लिए मिनिएचर पेंटिंग्स में ब्लू कलर को यूज किया गया। इनफैक्ट इंडिया में जो मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई गई उनमें जब भी किसी विमेन फिगर को बनाया गया तो उसके बाल लंबे दिखाए गए और बालों का और आईज का कलर ब्लैक से रिप्रेजेंट किया गया। विमेन फिगर्स को एक तो लंबे बालों के साथ में दिखाया गया और आईज और हेयर्स को ब्लैक कलर से दिखाया गया। और मैन को ट्रेडिशनल क्लोथ्स में दिखाया गया विद अ टर्बन ऑन हिज हेड। मैन ट्रेडिशनल क्लोथ्स में दिखाए गए विद अ टर्बन ऑन हिज हेड। बहुत सिंपल और इजी सी बातचीत है, इसमें भी कुछ रटने जैसा नहीं है। एक चीज तो आपको यह याद रखनी है, कहीं काम आ जाए, कि किसी भी पेंटिंग को मिनिएचर होने के लिए दो कंडीशंस फुलफिल करनी होती हैं। कौन कौन सी? एक तो जो पेंटिंग है उसका साइज 25 स्क्वायर इंच से बड़ा नहीं हो सकता, और दूसरा जो सब्जेक्ट है इट कैनॉट बी मोर देन 1/6 ऑफ द एक्चुअल साइज। दूसरा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स याद रख लो इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स का। इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स में ज्यादातर ह्यूमन फिगर्स को दिखाया गया, और ये जो ह्यूमन फिगर्स दिखाए गए इनकी आईज बल्जिंग दिखाई गई, नोज पॉइंटेड दिखाई गई और वेस्ट स्लिम दिखाई गई। राजस्थानी मिनिएचर्स में स्किन कलर को दिखाने के लिए ब्राउन कलर को यूज किया गया, लेकिन मुगल मिनिएचर्स में स्किन कलर को फेयर दिखाया गया। डिवाइन को, भगवान को, जैसे भगवान कृष्ण को दिखाने के लिए ब्लू कलर को यूज किया गया। विमेन फिगर्स जब भी दिखाई गई तो उनके लंबे बाल दिखाए गए और आईज और हेयर्स को ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया गया। मैन को ट्रेडिशनल क्लोथ्स के साथ में दिखाया गया विद अ टर्बन। बहुत सिंपल और इजी सी बातचीत है। ये जो दोनों इमेजेस हैं ये इमेजेस हैं मिनिएचर पेंटिंग की। इजी बातचीत है, बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पे बातचीत है, रटने जैसा कुछ भी नहीं है। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। बहुत बेसिक और सिंपल सी बातचीत है। फिर इसके बाद बात आती है अर्ली मिनिएचर्स के बारे में। देखो, मिनिएचर पेंटिंग क्या होती है ये अब तक हमें समझ में आता है। मिनिएचर पेंटिंग का मतलब स्मॉल पेंटिंग, लेकिन बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड पेंटिंग। ये जब अर्ली मिनिएचर्स की शुरुआत हुई तो इन अर्ली मिनिएचर पेंटिंग्स को बुक्स के अंदर बनाया गया और पेरिशेबल मटेरियल्स के ऊपर भी बनाया गया। जैसे पेपर के ऊपर बनाया गया, जैसे पाम लीव्स के ऊपर बनाया गया, जैसे क्लॉथ के ऊपर बनाया गया। और ये जो अर्ली मिनिएचर्स हैं ये डेट बैक करते हैं 8th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी के बीच में। 8th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी के बीच में अर्ली मिनिएचर्स को तैयार किया गया। और ये जो अर्ली मिनिएचर पेंटिंग्स थी
इनको बनाया गया बुक्स के अंदर, और साथ ही साथ इनको पेरिशेबल मटेरियल्स जैसे पेपर, पाम लीव्स, क्लोथ, उनके ऊपर भी बनाया गया। अर्ली मिनिएचर पेंटिंग्स के दौर में दो प्रोमिनेंट स्कूल्स इमर्ज हुए। कौन कौन से? एक पाला स्कूल ऑफ आर्ट और दूसरा अपभ्रंश स्कूल ऑफ आर्ट। दो प्रोमिनेंट स्कूल्स इमर्ज हुए। कौन कौन से? एक पाला स्कूल ऑफ आर्ट और दूसरा अपभ्रंश स्कूल ऑफ आर्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे पाला स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में। ये जो पाला स्कूल ऑफ आर्ट है, ये फ्लरिश हुआ ड्यूरिंग 750 टू 1150 एडी। 750 से 1150 एडी के बीच में फ्लरिश हुआ पाला स्कूल ऑफ आर्ट। और ये जो पाला स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई गई, ये पेंटिंग्स बनाई गई एज पार्ट ऑफ इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स को डेकोरेट करने के लिए पाला स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर बहुत सारी मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई गई। ये जो मिनिएचर पेंटिंग्स थी, इनको जनरली एग्जीक्यूट किया जाता था पाम लीव्स के ऊपर या वेलम पेपर के ऊपर। वेलम का मतलब द पेपर, द राइटिंग मटेरियल विच इज मेड अप ऑफ एनिमल स्किन। एनिमल स्किन से जिस राइटिंग मटेरियल को, पेपर को तैयार किया जाता था, उसको बुलाया जाता था वेलम। तो ये पाला स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर जो भी मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई गई, उनको जनरली बनाया गया पाम लीव्स के ऊपर या वेलम पेपर के ऊपर। लेकिन एक एस्पेक्ट और है कि पाला स्कूल ऑफ आर्ट में ज्यादातर जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं वो बनाई है बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने। लेकिन बुद्धिस्ट मॉन्क्स, बौद्ध लोग अहिंसा में बिलीव करते हैं, तो बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने ये जो मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई, ये वेलम पेपर के ऊपर नहीं बनाई है। इनको बनाया है बनाना या फिर कोकोनट ट्री लीव्स के ऊपर। ज्यादातर पेंटिंग्स किसने बनाई? बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने बनाई। और बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने बनाना और कोकोनट ट्री लीव्स के ऊपर ये पाला स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई है। लेकिन इन जनरल अगर देखें तो पाला स्कूल की जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, उनको पाम लीव्स के ऊपर और वेलम पेपर के ऊपर बनाया गया। सवाल यह आता है कि ये जो पाला स्कूल ऑफ आर्ट है, इसके अंडर जो भी मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई गई, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? एक तो साइनस लाइंस देखने को मिलती हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा कर्व्ड लाइंस देखने को मिलती हैं इस पाला स्कूल ऑफ आर्ट में। बैकग्राउंड का जो टोन है वो बहुत ही ज्यादा सबड्यूड है, मतलब बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा चमकीला, बहुत ही ज्यादा लाइटी नहीं दिखाया गया है, बहुत ही डल सा बैकग्राउंड दिखाया गया है। पाला स्कूल ऑफ आर्ट में जो मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई गई, वो जनरली लोनली सिंगल फिगर्स को दिखाती हैं। ग्रुप डिपिक्शन बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। जनरल अगर देखें तो लोनली और सिंगल फिगर्स को दिखाया गया है पाला स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर। ये जो पाला स्कूल ऑफ आर्ट है, इसको ज्यादातर बुद्धिज्म को प्रमोट करने वाले रूलर्स ने पैट्रोनाइज किया। वो रूलर्स जो कि बुद्धिज्म को प्रमोट कर रहे थे, उन रूलर्स ने ज्यादातर इस पाला स्कूल ऑफ आर्ट को पैट्रोनाइज किया, सपोर्ट किया। इसके मेन प्रोपोनेंट्स थे वज्रयान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। वज्रयान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म के जो प्रोपोनेंट्स थे, वो इसके मेन प्रमोटर्स थे। दो बड़े फेमस प्रोमिनेंट पेंटर्स हैं इस पाला स्कूल ऑफ आर्ट के। एक का नाम है धीमन और दूसरे का नाम है वित्तपाला। धीमन और वित्तपाला पाला स्कूल ऑफ आर्ट के दो बड़े प्रोमिनेंट पेंटर्स हैं, इनके नाम भी याद रख लेना। देखो बहुत सिंपल सी बातचीत है। अच्छा, ये जो इमेज आप देख रहे हो, ये इमेज है पाला स्कूल ऑफ आर्ट की मिनिएचर पेंटिंग की। अब देखो कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। पाला स्कूल के बारे में अगर बात करें तो ये फ्लरिश कब हुआ? 750 से लेके 1150 एडी के बीच में फ्लरिश हुआ पाला स्कूल ऑफ आर्ट। ये जो पाला स्कूल ऑफ आर्ट की मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, ये यूजुअली देखने को मिलती हैं एज पार्ट ऑफ इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स को डेकोरेट करने के लिए इन पेंटिंग्स को बनाया गया। इनको जनरली एग्जीक्यूट किया गया पाम लीव्स के ऊपर या फिर वेलम पेपर के ऊपर। मोस्टली इनको एग्जीक्यूट किया बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? वो है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखने को मिलती हैं इस पाला स्कूल ऑफ आर्ट में? एक तो साइनस लाइंस देखने को मिलती हैं, कर्व्ड लाइंस देखने को मिलती हैं। दूसरा, जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही ज्यादा सबड्यूड है, वो बहुत ही ज्यादा डल है। तीसरा, लोनली सिंगल फिगर्स को दिखाया गया है इस पाला स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर। चौथा, ये जो पाला स्कूल ऑफ आर्ट है, इस पाला स्कूल ऑफ आर्ट को ज्यादातर उन रूलर्स ने सपोर्ट किया
जो कि बुद्धिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, जैसे वज्रयान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म के प्रोपोनेंट्स। दो बड़े प्रोमिनेंट पेंटर्स, उनका नाम क्या है? एक का नाम धीमन और दूसरे का नाम वित्तपाला। छोटी छोटी चीजें यहीं के यहीं आपको याद होनी चाहिए। दूसरा स्कूल कौन सा इमर्ज हुआ? अपभ्रांशा स्कूल ऑफ आर्ट। ये जो अपभ्रांशा स्कूल ऑफ आर्ट है, ये इमर्ज हुआ गुजरात और राजस्थान के मेवाड़ वाले रीजन में। गुजरात और वेस्टर्न राजस्थान, जो मेवाड़ वाला रीजन है, वहां पे इमर्ज हुआ ये अपभ्रांशा स्कूल ऑफ आर्ट। और ये फ्लरिश हुआ ड्यूरिंग 11th टू 15th सेंचुरी। 11th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी के बीच में फ्लरिश हुआ अपभ्रांशा स्कूल ऑफ आर्ट। ये जो अपभ्रांशा स्कूल ऑफ आर्ट है, इसके अंदर सबसे कॉमन थीम थी जैनिज्म। सबसे कॉमन थीम क्या थी? जैनिज्म। जैनिज्म को रिप्रेजेंट किया गया। लेकिन लेटर ऑन इस अपभ्रांशा स्कूल ऑफ आर्ट में वैष्णव स्कूल को भी रिप्रेजेंट किया गया, लेकिन सबसे कॉमन थीम कौन सी थी? जैन थी। अर्ली जैन फेज के दौरान जो पेंटिंग्स बनाई गई इस अपभ्रांशा स्कूल ऑफ आर्ट में, उनको बनाया गया पाम लीव्स के ऊपर। जो अर्ली जैन फेज में मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई गई इस अपभ्रांशा स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर, उनको बनाया गया पाम लीव्स के ऊपर। लेकिन फिर लेटर ऑन पेपर के ऊपर भी मिनिएचर पेंटिंग्स को बनाया गया। कलर्स जिनको यूज किया गया, उनका बड़ा सिंबॉलिक मीनिंग होता था इस अपभ्रांशा स्कूल ऑफ आर्ट में। जो भी कलर्स यूज किए जा रहे थे, उनका अपना एक सिंबॉलिक मीनिंग होता था। जनरली कौन से कलर्स यूज किए गए? रेड यूज किया गया, येलो यूज किया गया और ऑर्के यूज किया गया। लेटर फेज में यह देखने को मिलता है कि ब्राइट कलर्स भी यूज किए गए और गोल्ड कलर तक को यूज किया गया इस अपभ्रांशा स्कूल ऑफ आर्ट में। इनिशियली कलर्स कम यूज किए जा रहे थे और उन कलर्स का भी अपना सिंबॉलिक मीनिंग था, लेकिन लेटर फेज में ब्राइट कलर्स यूज किए गए, गोल्ड कलर को यूज किया गया। सवाल यह आता है कि ये जो अपभ्रांशा स्कूल ऑफ आर्ट है, इसमें जो ह्यूमन फिगर्स दिखाए गए, उनके फीचर्स क्या थे? एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? एक तो बल्जिंग आइज दिखाई गई, बाहर निकली हुई आइज दिखाई गई। और ये जो बल्जिंग आइज हैं, इनकी शेप कैसी थी? इनकी शेप फिश की जैसी थी। कुछ इस तरीके की आंखें दिखाई गई, कुछ इस तरीके की आंखें दिखाई गई। पॉइंटेड नोज दिखाई गई। ये तो आंख बहुत ही गंदी बनी है, देख लेना अपने हिसाब से। फिश शेप की बल्जिंग आइज दिखाई गई, पॉइंटेड नोज दिखाई गई, डबल चिन दिखाई गई इस अपभ्रांशा स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर, और एंगुलर फेसेस दिखाए गए। एंगुलर फेसेस को दिखाया गया इस अपभ्रांशा स्कूल ऑफ आर्ट में। अपभ्रांशा स्कूल ऑफ आर्ट में जो ह्यूमन फिगर्स दिखाए गए, उनके फीचर्स क्या थे? एक तो फिश की शेप की बल्जिंग आइज दिखाई गई, पॉइंटेड नोज दिखाई गई, डबल चिन दिखाई गई और एंगुलर फेसेस दिखाए गए। फिगर्स जो दिखाए गए वो यूजुअली स्टिफ दिखाए गए, मतलब बहुत ही ज्यादा खुले खुले फिगर्स नहीं दिखाए गए, स्टिफ फिगर्स दिखाए गए। लेकिन हाँ, इवन ऑर्नामेंटेशन तक में प्रॉपर डिटेलिंग की गई। जो एनिमल्स दिखाए गए, जो बर्ड फिगर्स दिखाए गए इस अपभ्रांशा स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर, उनको दिखाया गया एज अ टॉय। टॉय के फॉर्म में एनिमल्स और बर्ड्स को दिखाया गया। दो बड़े फेमस एग्जाम्पल्स हैं इस अपभ्रांशा स्कूल ऑफ आर्ट के। एक कल्पासूत्र है और दूसरा कल्काचार्य कथा है। कल्पासूत्र और कल्काचार्य कथा, ये दो बड़े फेमस एग्जाम्पल्स हैं अपभ्रांशा स्कूल ऑफ आर्ट के। ये जो इमेज आप देख रहे हो, ये इमेज है अपभ्रांशा स्कूल ऑफ आर्ट की। बहुत सिंपल, इसमें भी बहुत छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। एक तो ये जो अपभ्रांशा स्कूल ऑफ आर्ट है, ये इमर्ज हुआ गुजरात में और राजस्थान के मेवाड़ वाले रीजन में। फ्लरिश कब हुआ? 11th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी के बीच में फ्लरिश हुआ। कॉमन थीम क्या दिखाई गई? जैनिज्म को कॉमन थीम के तौर पे दिखाया गया, लेकिन लेटर ऑन वैष्णविज्म को भी थीम के तौर पे इस अपभ्रांशा स्कूल ऑफ आर्ट में दिखाया गया। जो अर्ली फेज था, उस अर्ली फेज में ये जो पेंटिंग्स हैं, इनको पाम लीव्स के ऊपर बनाया गया, लेकिन लेटर ऑन पेपर को भी यूज किया गया। जो अर्ली फेज था, उसमें जो भी कलर्स यूज किए गए, उन कलर्स का अपना सिंबॉलिक मीनिंग होता था और जनरली रेड, येलो और ओकेर कलर को ही दिखाया गया। लेकिन लेटर ऑन ब्राइट कलर्स भी दिखाए गए, गोल्ड कलर्स भी दिखाए गए। ह्यूमन फिगर्स के जो फीचर्स दिखाए गए, जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाए गए इस अपभ्रांशा स्कूल ऑफ आर्ट में, वो क्या थे? एक तो बल्जिंग आइज दिखाई गई, और ये जो बल्जिंग आइज थी, इनकी शेप क्या थी? इनकी शेप फिश के जैसी थी। पॉइंटेड नोज दिखाई गई,
डबल चिन दिखाई गई और एंगुलर फेसेस दिखाए गए। जो फिगर्स बनाए गए देवर स्टिफ, मतलब बहुत ज्यादा खुले नहीं थे, स्टिफ फिगर्स थे, लेकिन हाँ डिटेलिंग पूरी थी। एनिमल्स दिखाए गए, बर्ड्स दिखाए गई, लेकिन ये दिखाए गए एज टॉयज। दो बड़े फेमस एग्जाम्पल्स हैं अप ब्रह्मशाह स्कूल ऑफ आर्ट के, एक कल्पासूत्रा और दूसरा कल्काचार्य कथा। बहुत सिंपल सी बातचीत है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। अच्छा, अर्ली मिनिएचर्स के बाद इस मिनिएचर पेंटिंग के फील्ड में, डेवलपमेंट में एक ट्रांजिशन पीरियड आया। ये ट्रांजिशन पीरियड कब आया और इसमें क्या हुआ? देखो, जैसे ही हमारी कंट्री में मुस्लिम्स का, इस्लाम का अराइवल हुआ, जैसे ही मुस्लिम्स आएंगे तो एक कल्चरल चेंज देखने को मिलेगा, बिकॉज मुस्लिम्स आएंगे तो अपने साथ में अपना इन्फ्लुएंस लेके आएंगे और वो यहाँ पे आके अपने हिसाब से चीजों को इन्फ्लुएंस करेंगे, चेंज करने की कोशिश करेंगे। जब भी कोई नया इन्वेडर आता है या जब भी कोई नया इंसान बाहर से आता है तो वो अपने साथ में अपने कुछ चेंजेस को लेके आता है। तो जब 14th सेंचुरी में इंडिया में मुस्लिम्स का अराइवल देखने को मिला तो ये अपने साथ में बहुत सारे चेंजेस लेकर आए। वो चेंजेस इस ट्रांजिशन पीरियड को डिफाइन करेंगे। इसी सेम टाइम पीरियड के दौरान विजयनगर, जो कि एक सदर्न स्टेट हुआ करती थी, विजयनगर की जो सदर्न स्टेट्स हैं वहां पे एक अलग स्टाइल इमर्ज हो रहा था, और ये जो अलग स्टाइल इमर्ज हो रहा था ये बहुत ही ज्यादा रिजेंबल करता था डेक्कन स्टाइल ऑफ पेंटिंग से। मतलब नॉर्थ में मुस्लिम्स का अराइवल है और वो अपने साथ में चेंजेस लेकर आ रहे हैं, और सदर्न स्टेट्स में अपनी एक अलग स्टाइल इमर्ज हो रही है जो कि बहुत क्लोजली रिजेंबल करती है डेक्कन स्टाइल ऑफ पेंटिंग से। ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, इस पीरियड के दौरान जो भी मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई गई उनमें जो कलर्स अप्लाई किए गए वो एकदम फ्लैट मैनर में अप्लाई किए गए। मतलब बहुत ज्यादा डेकोरेटिव, बहुत ज्यादा ब्राइट कलर्स यूज नहीं किए गए, फ्लैट मैनर में कलर्स को यूज किया गया। जो ह्यूमन आउटलाइन होती थी, जो ह्यूमन फिगर की ड्रेस होती थी, उसको डीमार्केट किया गया ब्लैक से, ब्लैक कलर, सिंपल कलर से डीमार्केट किया गया ह्यूमन आउटलाइंस को और ड्रेस के आउटलाइंस को। जो फेस दिखाए गए इस ट्रांजिशन पीरियड के दौरान वो फॉर्म करते थे 3/4 एंगल को, थोड़ा तिरछा, थोड़ा साइड में देखता हुआ फेस दिखाया गया, 3/4 एंगल में फेस को दिखाया गया इस ट्रांजिशन पीरियड के दौरान। और जो पोर्ट्रेज हैं वो डिटेच्ड अपीयरेंस दिखाते हैं, मतलब इमोशंस को बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं किया गया इस ट्रांजिशन पीरियड की मिनिएचर पेंटिंग्स के दौरान। लैंडस्केप्स जो दिखाए गए वो फुल ऑफ ट्रीज दिखाए गए, रॉक्स दिखाए गए, अदर डिजाइन्स के साथ में उनको दिखाया गया। लेकिन ये जो ट्रांजिशन पीरियड की मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, लैंडस्केप है इनमें, इनमें ह्यूमन फिगर्स को भी दिखाया जा रहा है, लेकिन नेचुरल अपीयरेंस को रेप्लिकेट नहीं किया जा रहा, नेचुरल अपीयरेंस को दिखाया नहीं जा रहा। और ऐसा होता भी है आमतौर पे कि जब कोई ट्रांजिशन पीरियड आता है तो डेवलपमेंट का फेज होता है, उस डेवलपमेंट के फेज में बहुत ज्यादा ब्राइट कलर्स को यूज नहीं किया जाता है, उस डेवलपमेंट के फेज में बहुत ज्यादा ब्राइट पेंटिंग्स नहीं बनाई जाती हैं, उस डेवलपमेंट के फेज में बहुत ज्यादा नेचुरल चीजों के ऊपर फोकस नहीं किया जाता, बिकॉज चीजें इनिशियली डेवलप होने की शुरुआत कर रही हैं अभी अभी। और यही देखने को मिला इस ट्रांजिशन पीरियड के दौरान। 14th सेंचुरी में मुस्लिम्स का अराइवल हुआ और मुस्लिम्स अपना इन्फ्लुएंस लेकर आए, अपने चेंजेस लेकर आए हमारे मिनिएचर पेंटिंग्स के अंदर भी। और इस ट्रांजिशन पीरियड के दौरान ये देखने को मिला कि कलर्स को बहुत ही फ्लैट मैनर में अप्लाई किया जा रहा था। जो ड्रेस है, जो ह्यूमन आउटलाइन है, उसको डीमार्केट करने के लिए सिंपल ब्लैक कलर को यूज किया जा रहा था। फेस को 3/4 एंगल के साथ में दिखाया जा रहा था, थोड़ा तिरछा फेस दिखाया जा रहा था। जो पोर्ट्रे दिखाया जा रहा था उसमें एक डिटेच्ड अपीयरेंस देखने को मिल रहा था, इमोशंस को नहीं दिखाया जा रहा था। लैंडस्केप्स में हालांकि ट्रीज दिखाए जा रहे थे, रॉक्स दिखाए जा रहे थे, अदर डिजाइन दिखाए जा रहे थे, लेकिन नेचुरल अपीयरेंस इन मिनिएचर पेंटिंग्स में से मिसिंग था। तो ट्रांजिशन पीरियड के दौरान बहुत कोई खासा डेवलपमेंट हुआ नहीं, बस ट्रांजिशन ही देखने को मिला। और ये जो इमेज आप देख रहे हो ये इमेज है ट्रांजिशन पीरियड की। फिर इसके बाद दिल्ली सल्तनत को स्टैब्लिश किया गया, और दिल्ली सल्तनत के दौरान मिनिएचर आर्ट की कहानी क्या रही? देखो, दिल्ली सल्तनत का मतलब कि चीजें थोड़ा स्टेबल हो गई हैं, मुस्लिम्स यहां पे थोड़ा स्टेबल हो गए हैं, और दिल्ली सल्तनत के रूलर्स ने कोशिश की कि जो पर्शियन एलिमेंट्स हैं उनको मिक्स किया जाए विद द लोकल इंडियन ट्रेडिशनल एलिमेंट्स। दिल्ली सल्तनत के रूलर्स ने पर्शियन एलिमेंट और लोकल एलिमेंट को मिक्स करने की कोशिश की, और मिक्स करके
एक नया स्टाइल इमर्ज करने की कोशिश की। दिल्ली सल्तनत के रूल के दौरान ये जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, इनको प्रेफरेंस मिली टू इलस्ट्रेटिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स को इलस्ट्रेट करने के लिए, मैन्युस्क्रिप्ट्स को डेकोरेट करने के लिए दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड के दौरान मिनिएचर पेंटिंग्स को बनाया गया। फॉर एग्जाम्पल, निमतनामा, ये है बुक ऑन कॉकरी। निमतनामा इज अ बुक ऑन कॉकरी, और इसको तैयार किया गया नासिर शाह के रूल के दौरान। नासिर शाह जो कि मंडू का रूलर हुआ करता था। इस निमतनामा में कई सारी मिनिएचर पेंटिंग्स को बनाया गया। इस निमतनामा नाम की किताब को इलस्ट्रेट किया गया, डेकोरेट किया गया विद द मिनिएचर पेंटिंग्स। तो एक तरफ तो दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स हैं वो कोशिश कर रहे थे कि जो पर्शियन एलिमेंट है उसको लोकल इंडियन ट्रेडिशनल एलिमेंट के साथ में मिक्स किया जाए, और दूसरी तरफ एक और स्टाइल डेवलप हुआ जिसको बुलाया जाता है लोधी कुलधार। लोधी कुलधार नाम का एक स्टाइल मिनिएचर आर्ट में डेवलप हुआ, और ये जो लोधी कुलधार वाला आर्ट है ये डेवलप हुआ सल्तनत के ऐसे डोमिनेटेड एरियाज में जो कि दिल्ली और जौनपुर के बीच में लाया करते थे। दिल्ली और जौनपुर के बीच में जो सल्तनत के डोमिनेंट एरियाज लाया करते थे, वहां पे एक नया स्टाइल इमर्ज हुआ जिसे क्या बुलाया जाता है, जिसे बुलाया जाता है लोधी कुलधार। अच्छा, फिर इवेंचुअली चीजें थोड़ा और स्टेबल हुई और तीन मेजर स्टाइल्स इमर्ज हुए। तीन मेजर स्टाइल्स कहां कहां पे इमर्ज हुए? इन तीन मेजर स्टाइल्स को किस किस ने डोमिनेट किया? इन तीन मेजर स्टाइल्स को मुगल्स ने डोमिनेट किया, दूसरा राजपूत ने डोमिनेट किया, और तीसरा डेक्कन वाले रीजन में एक और स्टाइल इमर्ज हुआ। मुगल्स के अंडर क्या कामकाज हुआ, राजपूत के अंडर क्या कामकाज हुआ, और डेक्कन वाले रीजन में क्या कामकाज हुआ, उस सब के बारे में हम पढ़ेंगे आगे आने वाली सेशंस में। फिलहाल आज के सेशन में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो ये जो पाला स्कूल ऑफ आर्ट है और अप ब्राह्मशा स्कूल ऑफ आर्ट है, इन दोनों स्कूल्स के बारे में अच्छे से पढ़ना, बिकॉज ये कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। दूसरा, ये जो ट्रांजिशन पीरियड है इसको ब्रीफली देख लो, रटने की जरूरत नहीं है, ना के बराबर देख लो। ये जो दिल्ली सल्तनत का मिनिएचर आर्ट है इसमें भी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे एक तो ये पॉइंट याद रख लो कि दिल्ली सल्तनत के रूलर्स ने पर्शियन एलिमेंट को लोकल इंडियन ट्रेडिशनल एलिमेंट के साथ में मिक्स करने की कोशिश की। निमतनामा किताब का नाम याद रह जाए तो इसको याद रख लो। दूसरा याद रख लो कि दिल्ली से लेकर जौनपुर के बीच में एक और स्टाइल डेवलप हो रही थी जिसका नाम क्या था, लोधी कुलधार उस स्टाइल का नाम था। बाकी ये जो तीन मेजर स्टाइल्स इमर्ज होंगी इवेंचुअली, इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। आज की बातचीत हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।